ढंग से समझने के लिए वीडियो, ऑडियो और व्यवहार संबंधी डेटा का उपयोग करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। यह पाया गया है चिकित्सा क्षेत्र में मरीज से जुड़ी असमानताओं की पहचान करने, फ्रैक्चर, ट्यूमर या अन्य स्थितियों का पता लगाने में एआई बहुत मदद कर सकता है। इसके अलावा अधिक सटीक चिकित्सा निदान के लिए मात्रात्मक माप प्रदान कर एआई की भूमिका बढ़ाई जा सकती है। इस संदर्भ में युगीन संदर्भों को सम्मिलित करते हुए चिकित्सा शिक्षा में संकाय विकास के लिए कार्य किया जाए तो इसके बहुत बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं। चिकित्सा शिक्षा की एक बड़ी विशेषता यह है कि चिकित्सक ही प्रायः बाद में बड़े चिकित्सालयों के प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं। इसलिए संकाय विकास की एक बड़ी भूमिका यह भी है कि चिकित्सा क्षेत्र में प्रशासक, शोधकर्ता और संरक्षक की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान और नैदानिक कौशल विकसित करने की ओर भी ध्यान दिया जाए। मैं समझता हूं यह जो फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसमें इन विषयों के दक्ष चिकित्सकों के विशेष व्याख्यान करवाए जाए। उनके अनुभव और सफलता से जुड़ी कहानियों का अधिकाधिक समावेश करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में कार्य किए जाए। चिकित्सक अपने विषय का गंभीर ज्ञाता होता है। मैंने देखा है कि कई चिकित्सकों को अपने क्षेत्र का इतना अधिक ज्ञान होता है कि वे मरीज को देख परीक्षण करके ही रोग को पूरी तरह से डायग्नोज कर लेते हैं, पर बहुतेरी बार चिकित्सक अपनी बात मरीज को ठीक से संप्रेषित नहीं कर पाता। यह समय तो इंटरनेट का है। कई बार दूर बैठे मरीज को नेट के जरिए देखकर इसे कम्युनिकेट करना होता है। ऐसे में यह भी जरूरी है चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत चिकित्सकों को संचार और व्यवहार कौशल में दक्षता हासिल करने में भी इस तरह के संकाय विकास कार्यक्रमों के जरिए सहायता प्रदान की जाए। कैसे आधुनिक सूचना और अनुसंधान पद्धति उपकरणों का उपयोग करके ज्ञान को अद्यतन करें और कैसे युगीन संदर्भों के साथ चिकित्सा शिक्षा से जुड़े नवीनतम ज्ञान से निरंतर संकाय से जुड़े लोग लाभान्वित हों, इस दिशा में भी कार्य किया जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि देश की नई शिक्षा नीति के आलोक में फैकल्टी डेवलपमेंट का क्रियान्वयन किया जाए। मैंने इस नीति का गहराई से अध्ययन किया और निरंतर इस बात को अनुभव किया है कि राष्ट्र हित हेतु ऐसी शिक्षा और ऐसे संस्कार देने जरूरी हैं जिनसे देश की तरक्की में ही विद्यार्थी स्वयं का हित देखे। इस दृष्टि से नई शिक्षा नीति के जो पाठ्यक्रम अपडेट और वैश्विक ज्ञान के सार्वभौमिकरण के प्रावधान हैं उन्हें संकाय विकास कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। मैं मानता हूं कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से ही नहीं जुड़ी है। यह पूरी तरह से भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। केवल पाठ्यक्रम कंठस्थ कर डिग्री प्राप्त करने के उद्देश्य की बजाय इसमें विद्यार्थी की रुचि और भविष्य के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से लोगों की मानसिकता बदलने और युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर कर बनाने और देश को शिक्षा का ग्लोबल हब बनाने में यह नीति भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की जो बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित समाज बनाते हुए देश के सर्वांगीण विकास में युवाओं की महती भूमिका सुनिश्चित करना है। मैं चाहता हूं नए शिक्षा नीति के विद्यार्थी विकास से जुड़े कार्यक्रमों को फैकल्टी डेवलपमेंट से जोड़ते हुए इस तरह से शिक्षकों को अद्यतन किया जाए कि शिक्षा नीति के आलोक में चिकित्सा महाविद्यालयों को विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने में अपनी भूमिका निभा सके। शिक्षा वही सार्थक है जिसमें नएपन पर जोर हो
शैक्षिक नवाचारों को जितना अधिक हम अपनाएंगे, उतना ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। ज्ञान अर्जन के साथ साथ शिक्षा जनोपयोगी तभी बनेगी जब विभिन्न संदर्भों का समावेश करते हुए उसमें नवाचारों को अपनाया जाए। मेरा यह मानना है कि संकाय विकास कार्यक्रम वह आधार है जिससे चिकित्सा शिक्षकों को निरंतर नया कुछ सीखने को मिलता है। वे अपने ज्ञान को इससे अध्ययन करते हैं, परंतु यह भी जरूरी है कि यह केवल इस कार्यक्रम की निर्धारित अवधि तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सीखना सतत प्रक्रिया है। जितना हम सीखते हैं उतना ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसलिए संकाय विकास कार्यक्रम की यात्रा भी अविराम है। आजीवन सीखने और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित ज्ञान के युगीन रुझानों को समझते हुए चुनौतियों के प्रति हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं चाहता हूं संकाय विकास के कार्यक्रम की अवधि समाप्त होने के बाद भी इस तरह सीखने के लिए सभी उत्सुक रहें। मैं चाहता हूं सीखने के लिए इस तरह के किसी भी अवसर का लाभ उठाने के लिए आप सदा तैयार रहिए। ऐसे सम्मेलनों में भाग लें जो नवीनतम विषयों और शोध आधारित ज्ञान के विनिमय से जुड़े हैं। ऐसे कार्यशालाओं में भाग लें जहां पर अनुसंधान प्रयासों का साझा किया जाता हो। सीखना ऐसे ही संभव होता है जब हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहेंगे तो बहुत कुछ नया निरंतर मिलता रहेगा। मैं संकाय सदस्यों के शिक्षण कौशल को बढ़ाने के लिए इस तरह के संकाय विकास कार्यक्रम संचालन के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की सराहना करना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि एनबीएमएस भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आकार देने के लिए अपने संकाय और प्रशिक्षुओं के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रमों के विकास और संचालन का कार्य करता आ रहा है। मैं एनबीएमएस से यह भी अपेक्षा करता हूं तो मेडिकल संकाय के लाभ के लिए विभिन्न राज्यों में संकाय विकास कार्यक्रम के इस तरह के जो आयोजन करता है उसमें निरंतर नया कुछ जोड़े। फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए जरूरी है ज्ञान के गहनतम अन्वेषण से जुड़े विद्वानों को इस कार्यक्रम में आप आमंत्रित करें। जो सेवानिवृत्त हैं परंतु जिनके पास चिकित्सा शिक्षा का विरल ज्ञान सजोया हुआ है, उनको भी इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में जोड़कर उनके अनुभवों का लाभ लें। चिकित्सा शिक्षा के साथ इससे संबद्ध अन्य क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जाए। चिकित्सा शिक्षा आमजन से जुड़ा क्षेत्र है, इसलिए चिकित्सकों के कौशल विकास के साथ उनके सामाजिक विकास को ध्यान में रखते हुए भी इस तरह के आयोजनों को मूर्त रूप प्रदान किया जाए। चिकित्सा शिक्षा अन्य शिक्षा क्षेत्रों और कला संस्कृति पर लिखने वालों को भी इस तरह के आयोजनों में व्याख्यान के लिए बुलाया जाए। मानव मूल्यों का समावेश यदि शिक्षण प्रशिक्षण में होगा तो उसका बृहद स्तर पर लाभ मिल सकेगा। इसलिए यह भी जरूरी है कि चिकित्सा क्षेत्र के अलावा अन्य विशिष्ट जनों लेखकों को जोड़कर ऐसे कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाए। इससे चिकित्सा शिक्षा में एक्सपोजर बढ़ेगा। यही ऐसे कार्यक्रमों की सार्थकता है। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने राजस्थान राज्य के अधिकांश जिला अस्पतालों को इसके पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए मान्यता दी। इससे राज्य के लिए बहुत आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हुए। इससे जनता के लाभ के लिए चिकित्सा सेवा प्रणाली में सुधार हुआ है। प्रौद्योगिकी अनुसंधान और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में प्रगति के साथ चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। सक्षम हेल्थ केयर पेशेवर तैयार करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ इस तरह की रणनीति पर कार्य करें जिससे चिकित्सा के बाद हेल्थ केयर से जुड़े व्यवसायों में भी व्यक्ति संबद्ध होकर स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए कार्य कर सके। संकाय सदस्यों के रूप में आपके पास अगली पीढ़ी के चिकित्सा पेशेवरों के दिमाग
और क्षमताओं को आकार देने की कुंजी है। छात्रों को सक्षम, दयालु और नैतिक चिकित्सकों में ढालने में आपकी विशेषज्ञता, अनुभव और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इसके माध्यम से आपको शिक्षकों के रूप में अपनी भूमिकाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों, रणनीतियों और संसाधनों से लैस करना है। आज का स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य न केवल तकनीकी विशेषज्ञता की मांग करता है, बल्कि रोगी देखभाल के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की भी मांग करता है। इसलिए यह फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम न केवल शैक्षणिक तकनीकों पर, बल्कि हमारे संकाय सदस्यों के बीच सहानुभूति, संचार कौशल और सांस्कृतिक क्षमता जैसे गुणों के पोषण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। हमें अपने छात्रों में इन गुणों को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे हमारे विविध समाज की जटिल स्वास्थ्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम पेशेवर बन सके। व्यावसायिक विकास के अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास को भी पोषित करता है। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण प्रथाओं पर विचार करने, रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने और आत्म सुधार में संलग्न होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। अपने कौशल को लगातार निखारने से शिक्षक अपनी भूमिकाओं में अधिक आत्मविश्वासी, प्रेरित और प्रभावी बनते हैं, जिससे छात्रों के परिणाम बेहतर होते हैं। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने राजस्थान राज्य के अधिकांश जिला अस्पतालों को इसके पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए मान्यता दी है। इससे राज्य के लिए बहुत आवश्यक विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हुए, जिससे जनता के लाभ के लिए चिकित्सा सेवा प्रणाली में सुधार हुआ है। चिकित्सा शिक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण स्वास्थ्य सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने और रोगी देखभाल में सुधार के अपने साझा लक्ष्य में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए एक साथ काम करें, एक दूसरे को प्रेरित करें। मुझे विश्वास है कि यहाँ अर्जित ज्ञान और कौशल आपके छात्रों, संस्थानों और समग्र रूप से हेल्थ केयर कम्युनिटी पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। मैंने अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में संविधान के विशेष उद्देशिका के बारे में वाचन किया, उसको आपने दोहराया भी, और साथ ही साथ मैंने जो संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है उसको पढ़ करके सुनाया। मैंने अनुभव किया कि जगह जाने के पश्चात लोग फंडामेंटल राइट्स की बात तो करते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात पूछी जाती है तो आपको ताज्जुब होगा। कई जगह अच्छे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ये सुनाई पड़ा, अच्छा फंडामेंटल ड्यूटीज भी संविधान के अंदर है। ये प्रश्नवाचक चीज है और उसको देखकर मुझे आश्चर्य लगा। ऐसे मैंने सोचा कि संविधान का जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल ही संविधान का मूल भाव है। प्रियम्बल भी आप देखेंगे जिसे पहले ही पंक्ति में हम भारत के लोग इस शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत बहुत बड़ा देश है, विभिन्न प्रकार की क्षेत्रीय विषमताएं हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, भाषा है, शैली है, खान पान है, रहने का स्वरूप भिन्न प्रकार का है, लेकिन उन विभिन्नताओं में भी एकता का स्वरूप है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का स्वरूप हमें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद भी इस बड़े संविधान के अंतर्गत, जिस संविधान के द्वारा भारत का इतना बड़ा लोकतंत्र संचालित है, उसमें हम भारत के लोग सभी, चाहे जिस भी कोने के भारत के होंगे, वो सब लोग मिलकर राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को ठीक से रखें। विभिन्न प्रकार के पंथ हैं, विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं, विभिन्नताएं हैं, लेकिन उन विभिन्नताओं में बंधुता स्थापित करें। उस बंधुता के अंदर व्यक्ति की गरिमा को अवमूल्यित नहीं करना है। व्यक्ति की गरिमा मिले, व्यक्ति की गरिमा को रखते हुए बंधुता स्थापित करते हुए वसुधैव
कुटुंब का स्वरूप दुनिया के अंदर हम प्रस्तुत करें, ये संविधान के प्रियम्बल की मुख्य भूमिका है। और इसलिए हम कहते हैं कि ये तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है ये संविधान, क्योंकि मूल प्रति जो है संविधान, उस मूल प्रति को आप देखेंगे, मैंने उसको पूरा देखा है। मूल प्रति के प्रथम पृष्ठ पर ही ये कमल का और नटराज का चित्र है काफी। और मूल प्रति में संविधान के कितने भाग हैं, उन भाग के पहले भारतीय संस्कृति और सभ्यता से संबंधित ऐसे चित्र उकेरे गए। शांति निकेतन के नंदलाल बोस जी जो बड़े चित्रकार थे, उनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया था। उनका संविधान को देख करके उसके अनुसार विभिन्न भागों के पहले चित्र उकेर कर विशेष प्रकार का संदेश प्रदान करे, और उन्होंने किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करा, उसके पहले चित्र को उकेरा गया है। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या गमन कर रहे, ये संदेश दिया गया है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहते हैं? ये फंडामेंटल राइट मर्यादाओं से पूरी होनी चाहिए, मर्यादा विहीन नहीं होनी चाहिए। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के पहले भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उसका संदेश है। जो हमारे प्रिंसिपल्स होंगे वह गीता में जो मंत्र सजे हैं उसके अनुसार अक्षुण होंगे, शाश्वत होंगे। और हर भाग के पहले कहीं मोहनजोदड़ो हड़प्पा को दी गई जो वस्तु है उसके चित्र को अंकित किया गया है। कहीं महात्मा बुद्ध का चित्र है, कहीं महावीर स्वामी का चित्र है, कहीं गुरुकुल का चित्र है, कहीं गुरु गोविंद सिंह का चित्र है। हर जगह महापुरुषों का, अंतरिक्ष का, प्राकृतिक छटाओं का, सामुद्रिक स्वरूप का हर भाग के समय वर्णन किया गया है। और इसे संविधान सही मायने में एक कोई पुस्तक नहीं है, ये संविधान भारतीय संस्कृति का एक ग्रंथ है जो पूरे देश को संचालित कर रहा है। और इसे दुनिया के अंदर भारत के संविधान को सबसे अच्छा संविधान माना गया है। दुनिया के अंदर भारत के संविधान के प्रियम्बल को सब